गाइस, वेलकम टू आईएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच वॉज चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन। तो इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि लिंगानुपात लिंग संगठन क्या है तथा कैसे निकाला जाता है, किस फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है तथा कौन सी जो फैक्टर्स हैं वो इसे अफेक्ट करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है हमारा लिंग संगठन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं। तो जब भी जनसंख्या का संगठन होता है ना, तो काफ़ी सारे ग्रुप्स के बेसिस पे होता है। जैसे कि एज के बेसिस पे, आयु यानी कि एज के बेसिस पे कि कौन युवा है, कौन वृद्ध हैं, तो उनके बेसिस पे डिवाइड करते हैं। स्त्री पुरुष के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। जॉब के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। डिफरेंट स्टेट्स में अगर वो रहते हैं तो स्थानों के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो जनसंख्या संगठन के लिए एक फॉर्मूला भी है, पुरुष जनसंख्या बटे स्त्री की जनसंख्या गुणे 1000। तो इस फॉर्मूला से आप ये परिकलित कर सकते हैं कि जो लिंग अनुपात है वो कितना है। अब लिंग अनुपात क्या होता है? स्त्री व पुरुषों की संख्या के बीच का जो अनुपात होता है उसे ही लिंग अनुपात कहते हैं। मोस्टली लिंग अनुपात क्यों लाया जाता है? ये जानने के लिए कि स्त्रियों की जो संख्या है वो पुरुषों के बराबर कितनी है, यानी कि अगर 1000 पुरुष हैं तो उसमें स्त्रियों की संख्या कितनी है। मोस्टली यही एक इन्फॉर्मेशन है पर्टिकुलर, जिससे जानने के लिए लिंग अनुपात को लाया जाता है। प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि। अब प्राकृतिक तौर पे तो विमेंस को काफ़ी ज़्यादा लाभ हैं। हमारे अंदर पावर ज़्यादा होती है, सहन शक्ति ज़्यादा होती है, वी ऑल नो। ठीक है। लेकिन सामाजिक स्थिति अगर स्त्री की बात की जाए तो केवल मेरे हिसाब से, अगर सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को एकदम भगवान ही बनाएं, लेकिन एटलीस्ट उसे इंसान रहने दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को भगवान बना दें, उसे इंसान ही रहने दीजिए। ज़रूरी नहीं कि अत्यधिक सम्मान दें, बस उसका मान रहने दीजिए। ठीक है। ये लाइन मैंने खुद ही लिखी है और ये काफ़ी गहरी बात भी बताती है कि ज़रूरी नहीं है कि एक दिन विमेन डे हो गया, नवरात्रि का 9वां दिन हो गया तो उस दिन हमने किसी की पूजा कर दी और बाकी दिन हमने उसका तिरस्कार कर दिया। तो इन सब की आवश्यकता नहीं है कि देवी बना दें। समाज ही तो कहता है कि स्त्री और पुरुष बराबर हैं, और जब हम बराबर हैं तो फिर क्यों है हम लोगों में इतनी सारी भिन्नताएं कि स्त्री की पूजा की जानी चाहिए? क्यों? बराबर ही रहने दीजिए ना। जब हम लोग बराबर हैं तो सबको बराबर समझिए। जिस प्रकार पुरुष रहता है उसकी तो पूजा नहीं की जाती किसी दिन, तो उसी तरीके से स्त्री को भी रखा जाए। तभी तो जब तक हम लोगों को बराबर नहीं समझेंगे ना, तब तक बराबरी इक्वालिटी की जो बात करते हैं कई सारे लोग कि हाँ विमेंस एंड मेंस के बीच इक्वालिटी होनी चाहिए, वो इक्वालिटी तब तक नहीं आएगी जब तक कि हम सच में लोगों को बराबर नहीं मानते। सिर्फ एक कहने की बात है कि विमेन को बहुत ज़्यादा वो किया जाता है, बट आई थिंक सिर्फ कुछ स्पेसिफिक जगह पे। अगर छोटे स्मॉल टाउन्स की अगर हम बात करें, छोटे शहरों की अगर हम बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि विमेंस को कोई उतना अहमियत दी जाती है। और बड़े शहरों की भी बात कर लीजिए, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री की भी बात कर लें तो विमेन क्या है? सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। आई कैचिंग ऑब्जेक्ट से ज़्यादा एक वुमेन कुछ नहीं है वहाँ के लिए। क्यों? क्योंकि वुमेन्स के बारे में सिर्फ क्या बताया जाता है? उसके बाल अच्छे हैं, उसकी स्किन ग्लोइंग है। अगर आप कोई भी ऐड देख लीजिए उठा के, तो वुमेन से जुड़े हुए एड्स भी किस तरीके के आते हैं? उसे एक ऑब्जेक्ट के तौर पे पेश करते हैं। उसके लिप्स दिखाएंगे, उसकी आइज़ दिखाएंगे, उसके हैंड दिखाएंगे। वो बस एक आई कैचिंग अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट है। उससे ज़्यादा वुमेन्स इस दुनिया के लिए कुछ नहीं है। आई डोंट थिंक सो। हाँ, विमेन ने अपनी जगह बनाने की कोशिश की है। हमने बहुत कोशिश की है कि हम अपने अंदर बदलाव कर सकें, लेकिन समाज का नज़रिया कहीं ना कहीं आज भी वही है। हाँ, भले बहुत ही वो लगे सुनकर कि हाँ ये गलत है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। विमेन साइंटिस्ट भी बन गई हैं। माइनॉरिटी ऑफ पीपल, नॉट मेजॉरिटी में नहीं बनी है। और इंडिया की तो साइंटिस्ट बहुत ही कम मिलेंगी आपको, क्योंकि यहाँ की सोच वैसी ही है। अगर एक विमेन एक मैन को बैठाया जाए ना और एक विमेन का सही जवाब भी दे दे तो मैन के ईगो को लग जाता है। क्यों भाई, क्यों लग रहा है आपके ईगो को? अगर हम दोनों बराबर हैं तो ईगो को नहीं लगना चाहिए। अगर हम दोनों बराबर हैं तो हम दोनों एक दूसरे से सीख सकते हैं। आपने अगर आपकी कोई फ्रेंड या आपके कोई फ्रेंड है, अगर हम दो मेंस की बात करते हैं, ठीक है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, अगर उनमें एक ने अच्छे क्वेश्चन का जवाब दे दिया, एक ने नहीं दिया, तो वो सीखने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वही विमेन होगी ना तो वो उसकी ईगो को हर्ट कर जाएगा।
तो हमें पहले तो ईगो को इतना ज़्यादा बढ़ाना छोड़ना होगा, इतना ज़्यादा ईगो को आसमान पे ले जाना कम करना होगा। और फिर कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा महान बनाने की, बस एक इक्वालिटी रहने दीजिए। अगर आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो फेयर इक्वालिटी को लाइए। काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई इस टॉपिक पे। ये टॉपिक ऐसा है कि आप इस पर कितना भी कह लें कम ही होगा हमेशा। मुझे तो लगता है एक बुक भी लिख दी जाए तो भी कम होगा, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स हैं इस चीज़ को लेकर। तो चलिए आगे चलते हैं। आयु संरचना, जैसा कि हमने पहले बात किया कि एज के बेसिस पे भी डिफरेंसेस आते हैं जनसंख्या संगठन में, तो वो हो गया। और ये नेक्स्ट है आयु लिंग पिरामिड। तो पिरामिड का मतलब आप लोग जानते ही हैं, अ ग्राफ जिससे कि हम एक्सप्लेन करते हैं कि मृत्यु दर और जन्म दर कितनी है। ठीक है। स्थिर जनसंख्या क्या होता है? अब अगर किसी टेम्परेचर को हमें स्थिर रखना है तो क्या होगा? मान लीजिए हमने कहा कि ये 25 है, तुम इसे बढ़ाओ भी और घटाओ भी, और उसके बाद भी ये जैसा 25 था तो 25 ही रहना चाहिए। तो आप कितना बढ़ाएंगे और कितना घटाएंगे? 2 बढ़ाएंगे और 2 घटा देंगे, यानी कि 27 किया, फिर 27 से 25 कर दिया, तो वो स्थिर ही रह गई ना। तो बिल्कुल वही चीज़ है ये स्थिर जनसंख्या क्या होती है। ये दर्शाता है कि जन्म दर व मृत्यु दर लगभग समान हो। जब मान लीजिए 10 बच्चे जन्म लिए हैं तो 10 लोगों की डेथ हुई है, तो वो जो रेट है, रेशियो है, वो बिल्कुल इक्वल रहेगा, उसमें कुछ भी अंतर नहीं आएगा। आगे चलते हैं हासमान जनसंख्या। ये हासमान जनसंख्या किससे कहते हैं? अगर हम जापान के जनसंख्या के पैरामीटर्स को देखें तो उन्हें हासमान जनसंख्या कहते हैं। ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जो जनसंख्या प्रणाली है जापान में उसे क्या कहते हैं, तो हासमान जनसंख्या ले लीजिएगा। स्थिर जनसंख्या तो आप लोगों ने देख ली। और आगे चलते हैं हम लोग, साक्षरता क्या होती है? आप लोगों को अच्छे से पता है साक्षरता यानी कि एजुकेशन, हमारे रहन सहन का तरीका कैसा है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी है। यदि साक्षरता की बात की जाती है तो उससे कई सारे एस्पेक्ट्स जुड़ते हैं कि उन लोग के रहने का तरीका कैसा है। सिर्फ साक्षर होना का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास 10 डिग्रियां हैं। साक्षर होने का मतलब ये भी होता है कि आप अपने आप को मुसीबतों से कैसे निकालने में सक्षम हैं। ठीक है। आप कितना, मतलब अगर आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, छोटी सी बातों पे रोने लग जाते हैं, तो वो आपको अपने अंदर चेंज करना होगा। एजुकेशन आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, नॉलेज आपको कॉन्फिडेंट बनाता है। भारत में यदि साक्षरता की दर देखा जाए तो ये 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है और जिसमें समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन करने की भी योग्यता है। व्यवसायिक संरचना की अगर हम बात करें तो व्यवसायिक भी तो किसी न किसी एज ग्रुप के लोग ही करते हैं ना। तो इसमें देखा जाता है कि कौन से एज ग्रुप के लोग कौन से बिजनेस या फिर कौन से कार्य में संलग्न हैं। जैसे अगर टीचिंग की बात की जाए तो आप 21 से ले लीजिए, लाइक मैं प्राइवेट स्कूलों की बात कर रही हूँ, तो 21 एज ऑफ ईयर से लेके 60 तक आपको टीचर्स वहाँ पे दिख जाएंगे। तो वहाँ इतने लोग टीचिंग एरिया में संलग्न रहते हैं। बॉलीवुड में ले लिया जाए तो आपको 15 ईयर से भी दिख सकते हैं, 5 ईयर से भी दिख सकते हैं, 1 महीने का बच्चा भी दिख सकता है। सो इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स के आधार पे इन्हें डिवाइड किया जाता है। तो इस चैप्टर में आपके लिए करंट से रिलेटेड चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगी। जनगणना अगर होती है तो जनगणना क्या है, कितनी बढ़ी है, क्यों बढ़ी है, बढ़ने के कारण क्या थे, ये सारी चीज़ें, और मृत्यु दर कितनी थी, और आप जिस स्टेट में रहते हैं खास करके उस स्टेट में प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या कितनी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो आप इसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लगा हो कि कोई लाइन इसमें मिसमैच हुई है तो ये भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। कोई कमेंट हो तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म हुआ, कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।